नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 41 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय को यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे संबंधित हो सकते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड है या रिलेट करता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आपके प्रश्न को देने के बाद में जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के आने वाले एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में आपके प्रश्नों को सम्मिलित अवश्य किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप चाहें और इसका कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप अपने परिचितों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। अब बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये नितेश सिंह गौतम जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर, वृषभ लग्न में शुक्र 4th हाउस में 29 डिग्री में है, गुरु 10th हाउस में वक्री है 29 डिग्री पे, शनि 7th हाउस में वक्री है 9 डिग्री पर, मंगल वक्री है 8th हाउस में 18 डिग्री पर, मून 1st हाउस, राहु 12th, सन मर्क्यूरी 3rd हाउस, गुरु महादशा 2014 से चल रही है, स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है, जॉब और फाइनेंस का उपाय बताने की कृपा करें। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु की महादशा तो अष्टमेश की महादशा है, और अष्टमेश की महादशा तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगी ही बनेगी। गुरु दशम भाव में वक्री होकर के बैठे हुए, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में गुरु दशम भाव में, यानी कि कुंभ राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो परेशानी का कारण तो है ही सर अभी। शनि भी क्योंकि आपका सप्तम भाव में शत्रु राशि में बैठा है, तो गुरु अधिष्ठित राशि का स्वामी। अब उपाय मैं इसके लिए क्या बताऊं आपको, आप अपने शुक्र को ही जागृत करिए और गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने से काफी हद तक लाभ आपको देखने में मिलेगा, परंतु गुरु की महादशा बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है। किसी भी मंथ के एक गुरुवार को थोड़ी सी चने की दाल या गुरु से संबंधित जो भी चीजें होती है, केला इत्यादि, इनका दान मंदिर में करिए या जरूरतमंद को खाने को दीजिए। ये उपाय आप करिए और गणेश जी की आराधना, अत्यधिक आराधना करिए, लगभग आधे घंटे का समय निकालिए और गणेश जी की अत्यधिक नियमित आराधना करिए। अब आप संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं, सिंपल ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए, 11 माला जाप करिए, प्रभाव आपको देखने में मिलेगा। अगला प्रश्न जो है ये मनीष जी का है। मनीष जी ने लिखा है कि मिथुन लग्न है, गुरु तीसरे भाव में वक्री है विद चंद्रमा के साथ में, तो गजकेसरी योग मिथुन लग्न के तीसरे भाव में सिंह राशि में, जहां गुरु वक्री है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, साथ में केतु 5th हाउस में है, राहु 11th में है। रेट्रो ग्रहों के फल और इनके उपाय बताएं। गुरु चंद्रमा की युति जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आपकी बनी हुई है। मिथुन लग्न में गुरु का वक्री होना कोई बहुत ज्यादा अच्छा माना नहीं जाएगा। सप्तम पति और दशम पति जाकर के तीसरे भाव में बैठा, ये पोजीशन ठीक है। गुरु चंद्रमा की युति तो दशमेश और धनेश की युति पराक्रम भाव में है। इट मीन्स ये शो करती है इस बात को कि आप पराक्रम करिए, मेहनत करिए। जितना ज्यादा आप पराक्रम करेंगे, आपके पराक्रम से आपका कर्मपति पराक्रम में बैठा है और धनपति पराक्रम भाव में बैठा है, तो जितना आप पराक्रम करेंगे उतना ही आपका कर्मस्थान ग्रो होगा, और कर्मस्थान ग्रो होगा तो आपका धन ग्रो होगा, तो पराक्रम करिए। और रही बात रेट्रो ग्रहों के फल और इनके उपाय बताएं, तो उपाय क्या बताऊं मैं आपको, देवी जी की आराधना करिए, मां लक्ष्मी की आराधना करिए, क्योंकि पराक्रम है आपकी कुंडली में, धन को संचित करने में पराक्रम है, ये लिखा हुआ, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अब इस बात को स्वीकार करने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा होगी तो आप आसानी से इसको स्वीकार कर पाएंगे। तो लक्ष्मी जी की आराधना करिए, श्री सूक्त का नियमित पाठ करिए। और रही बात वक्री गुरु की, तो यहाँ पर गुरु का वक्री होना, देखिए सप्तम पति का वक्री होना कहीं ना कहीं ये विवाह होने में परेशानी को, या अगर विवाह हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को प्रदर्शित करता तो है, परंतु गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है जो कि उन्हीं का घर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। हाँ, छोटे भाई बहनों से संबंध जरूर खराब हो सकते हैं, ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि गुरुजी आपसे एक प्रश्न और था, क्या हनुमान चालीसा सुबह और शाम को दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। सुबह आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शाम को आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। यदि आपके मन में, देखिए समय को लेकर के कोई भी बहुत ज्यादा भ्रम को पालने की, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को, बहुत ज्यादा संशय को पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रमी हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबसे कठिन है गृहस्थ।
कठिन, गृहस्थ को सबसे कठिन माना गया है। अब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि भगवान से जुड़ रहे हैं तो यही असल में सनातन धर्म और यही आपका गृहस्थ जीवन सफल माना जाएगा। यदि आपको सुबह थोड़ा समय मिलता है तो आप सुबह के समय पर हनुमान जी की आराधना करिए, शाम को दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर आप इसको पलटना चाहें तो पलट भी सकते हैं, सुबह आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो आपको जब भी समय मिले आप पूजा करिए अवश्य। आप कुछ समय भगवान के साथ में बिताइए जरूर, इन्वेस्ट जरूर करिए आप, उससे आपको बहुत हद तक लाभ देखने में मिलेगा। दूसरी चीज रही बात समय की, समय का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, 24 घंटे में आपको जब समय मिले आप तब करिए। सूर्य भगवान को जल देने की बात है, वो प्रातः काल दिया जाता है तो वो सुबह दे दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। बाकी जो भी स्तोत्र का पाठ है, मंत्र जाप, आपका जब समय आपको मिलता है आप तब करिए, ना से हाँ भला करिए जरूर। बस हाँ, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इसको अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्वच्छता का ध्यान रखिए। जब भी बैठे, सुबह यदि बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्नान करके बैठेंगे, शाम को बैठेंगे तो स्नान नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है। हाथ पैर को धो करके साफ कपड़े पहन के साफ आसन में साफ जगह पर बैठ करके करिए। पूजा पाठ करते समय स्वच्छता बहुत मायने रखती है, तो समय की कोई बाउंडेशन नहीं, स्वच्छ होकर के बैठेंगे उसका प्रभाव आपको शीघ्र ही देखने में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है नितिन सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है 7th हाउस में केतु और शनि की युति की जानकारी दीजिए, लग्न में राहु और शुक्र की युति की जानकारी दीजिएगा। लग्न में शुक्र राहु की युति लंपट योग है, ये चारित्रिक रूप से कमजोरी को प्रदर्शित करता है, अति भोगात्मकता, भोग को अत्यधिक भोगने के चक्कर में रोग हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, प्रेम संबंध में अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से मैरिड लाइफ में परेशानियों को ये युति शो कर रही है। सप्तम भाव में शनि केतु की युति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में एक तरह से देखा जाए तो सप्तम भाव से संबंधित जो भी अंग होते हैं, गुप्तांगों का विचार, जननांगों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अब चरित्र की खराबी की वजह से इन अंगों से संबंधित गुप्त रोग होने से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, तो आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, शनि केतु की युति जो सप्तम भाव में बनी हुई है श्रापित दोष है, दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से टूटता हुआ ही प्रदर्शित कर रही है। वो आपके प्रारब्ध पिछले जन्म के कर्मों की वजह से या इस जन्म के कर्मों की वजह से, अब वो देखना होगा। और शुक्र राहु की युति लग्न में है तो शुक्र भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो पत्नी के साथ में संबंध बिगड़, नितिन आपने लिखा तो पत्नी के साथ में संबंध ही बिगड़ते हुए ये शो हो रहे हैं। अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके रखिए और सूर्य भगवान की आराधना करिए। सूर्य के तेज को अपने अंदर लाने का अगर आप प्रयास करें या उपाय करें, सूर्य की आराधना करने से आपका मन थोड़ा एकाग्रचित्त होगा और आपका जो कैरेक्टर से संबंधित में प्रॉब्लम आते हुए देख रहा हूं उसमें कमी आएगी। स्त्रियों का सम्मान करिए, ये आपको करना चाहिए। रात में दूध पीने से बचिएगा, वो उपाय मैं आपको बता देता हूं एक। और अब आपकी उम्र पता नहीं तो और उपाय तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन इन 3 उपायों को आप करिए। अगला प्रश्न जो है ये कृष्ण लोध जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर नमस्ते, मेष लग्न की कुंडली में कौन से प्लैनेट के प्लेसमेंट से पता चलता है कि वो एकदम रिच होगा? देखिए, कुंडली से रिच होगा या ये होगा ये नहीं पता चलता है। हाँ बिल्कुल, महाधनी योग होते हैं। अगर किसी भी कुंडली में महाधनी योग है तो उस व्यक्ति को धन को लेकर के अपने जीवन काल में संघर्ष नहीं करना पड़ता। फिर बहुत से लोग ये बोलते हैं 20 साल की उम्र में कि महाधनी योग है, संघर्ष करना पड़ रहा है धन को लेकर के। तो देखिए, हर योग के प्रभाव आने में समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि कुंडली जो है धनु लग्न की है। अब धनु लग्न की कुंडली में धन भाव का स्वामी कौन होगा? शनि होगा। अब वो जाकर के लाभ भाव में बैठ जाए तो धनेश का लाभ भाव में जाना महाधनी होगा, परंतु लाभ भाव से शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर आ जाएगी तो विलंबित। अब देखने में आएगा कि 35-36 वर्ष के बाद में ऐसे व्यक्ति की जो महाधनी योग का उसको लाभ मिल रहा है या ग्रोथ देखने में आ रही है। तो समय ये जन्म कुंडली को देख करके निकालना होता है। मेष लग्न की कुंडली में धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। यदि शुक्र का बलाबल आपकी जन्म कुंडली में है, शनि की स्थिति ठीक है, तो वो व्यक्ति एक अच्छा ही जीवन व्यतीत करेगा, धन के मामले में संपन्न होगा। और बहुत से महाधनी योग है, बहुत से योगों की चर्चा मैंने की है, शॉर्ट्स वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, उसको जाकर के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न में वीनस अगर 12th हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या वैवाहिक जीवन सुखी होता है कि नहीं? थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए, उच्च राशि में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हुए, परंतु सप्तम पति 12वें बैठा है। मैं इस बात को मानता हूं कि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में उच्च का हुआ है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, परंतु प्रथम सूत्र हमें नहीं भूलना चाहिए कि सप्तम पति 12वें में गए हैं तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी भी देखने में मिलेगी। यदि इस शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, सप्तम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो हाँ, वैवाहिक जीवन को आप सुखी मान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों का चुनाव दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 41 के लिए हुआ था। और भी प्रश्न है वो एपिसोड नंबर 42 के लिए सिलेक्ट करके रख लिए गए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपने प्रश्नों को
इस प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपके प्रश्नों को देने के बाद में उन प्रश्नों को सिलेक्ट करके रख लिया जाता है और जैसे ही एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं उसमें आपके प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने अभी दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।